नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की इस स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी। बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। रायपुर संभाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। महासमुंद, रायपुर में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। तेज हवाओं से फसलों को नुकसान की संभावना भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर रायपुर में शुरू हो चुका है। आने वाले समय के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट, साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यही कि भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में तेज हवाओं से फसलों को नुकसान की भी संभावना नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। बारिश की संभावना साफ हो चुकी है और आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी देवव्रत भगत भी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में मौसम की क्या कुछ स्थिति रहेगी देवव्रत से हम समझने की कोशिश करेंगे। देवव्रत, आने वाले समय के लिए रायपुर और तमाम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है, क्या कुछ संभावना? जी अवंतिका, अब तक के ये लग रहा था कि मानसून की विदाई लगभग हो गई है, लेकिन फिर एक बार से मानसून सक्रिय हुआ है और अब जमकर बारिश हो रही है। न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि बस्तर संभाग में भी तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जगह गाज गिरने की भी आशंका व्यक्त की है और बस्तर संभाग को अब तक के बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस बारिश हुई है, ज्यादा अति भारी बारिश की स्थिति हुई है, वो बस्तर भाग के ही कई जिलों में हुई है और हमने यहां तक के देखा कि कई नदी नाले पुल जो हैं वो उफान पर दिखाई दिए और अब एक बार फिर से यही स्थिति बस्तर संभाग में बन सकती है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत जो है वो राजधानी रायपुर को भी है और साथ ही साथ रायपुर संभाग से जुड़े हुए वो तमाम जिले जहां पर आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, क्योंकि येलो अलर्ट जो है वो रायपुर संभाग के लिए जारी किया गया है। सितंबर का महीना होता है और क्योंकि अभी 10 तारीख सितंबर का हो गया है और इस समय लगभग मानसून की विदाई ही मानी जाती है। लेकिन जाते जाते जरूर देवव्रत इससे कहेंगे, लेकिन एक और चीज इस बीच आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि कई लोग जो मानसून के आगाज के साथ ही इस बात की आस रखे थे कि शायद इतनी अच्छी बारिश ना हो, लेकिन बारिश की उम्मीदें जरूर थी। क्या हम ये माने कि अभी जो बारिश हो रही है वो सिर्फ नुकसान देगी या फिर राहत भी कुछ हिस्सों में मिलेगी इससे? जी, जो मौसम विशेषज्ञों की माने या फिर कृषि विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि लगभग छत्तीसगढ़ में जो बारिश की स्थिति हुई है वो असमान रही है, क्योंकि बस्तर संभाग में जमकर बदरा बरसे और सरगुजा संभाग जो है वो बारिश से अछूता रह गया और ऐसी स्थिति में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत कम बारिश हुई है, सूखे जैसे हालात हैं, तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अभी जो स्थिति होती है इस दौरान भी अगर बारिश होती है और तेज हवाएं चलती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए भी अलर्ट रहने की जरूरत प्रशासन को भी है ताकि जो किसान हैं उनके नावरी रिपोर्ट देख सकें और आकलन कर सकें कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो ये स्थिति अभी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है कि अभी अगर तेज बारिश की स्थिति बनती है खासकर बस्तर संभाग में, तब वहां पर फसलों को काफी नुकसान हो सकता है और इसलिए वहां पर जिला प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ जो राजस्व अमला है जो कि निचले स्तर पर काम करता है उनको भी ये अलर्ट होने की जरूरत है कि आखिर नुकसान है वो। लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर नुकसान की भी आशंका है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बारिश के बाद बात करेंगे मोबाइल मेडिकल यूनिट की। लोगों को इलाज किया जाता है इससे, लेकिन अब राज्य सरकार ने गौवंश के इलाज के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहन से योजना की शुरुआत होगी और बाद में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल शासकीय पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्यों में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए भी गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया गया है और
इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, ऐसे में इस योजना का क्या हश्र होगा, इसे समझा जा सकता है। धन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा। मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं, उनका खजाना खाली है। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं, हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, और मैं सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि रोज हमारी गौ माताएं बड़े बड़े ट्रकों के चपेट में आ रही हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। आपने गौठान बनाया, किसके लिए बनाया? गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है। तो सियासत इस मुद्दे पर लगातार हो रही है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। अरुण साहब को कांग्रेस की तरफ से कानूनी नोटिस गया है। कांग्रेस ने अरुण साहब से कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कब और किस तारीख को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, कांग्रेस ने कब हलफनामा दिया, साथ ही कांग्रेस ने कब श्रीराम के अस्तित्व को नकारा है, ये सवाल पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने श्रीराम सेतु को तोड़ने का खाका कब और कहां तैयार किया था, श्रीराम जन्मभूमि में मस्जिद बनाने का वादा कब और किस नेता की तरफ से किया गया, आरोपों की प्रामाणिकता क्या है। 15 दिन में कांग्रेस ने नोटिस का जवाब भी मांगा है। जवाब नहीं देने पर मानहानि का दावा करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा है। उन्होंने उनसे जो पूछे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कब तथा किस तारीख और सन को हलफनामा दिया है जिसमें भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया है। इस संदर्भ में वो दस्तावेजी साक्ष्य सहित हमें जवाब दें। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका तैयार कब तथा किस तारीख और सन को किया था। इस संदर्भ में भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप दस्तावेजी से उत्तर उनसे मांग की गई है। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कब तथा किस तारीख और सन को किया था। इस संदर्भ में भी दस्तावेज से जवाब उनसे मांगा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था श्री राम श्री कृष्ण सबके हैं। इस बयान के संदर्भ में श्री अरुण साहब जी ने बयान दिया कि श्री राम और श्री कृष्ण निसंदेह सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के कभी नहीं हो सकते। श्री साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने ऊपरी अदालत में बकायदा हलफनामा देकर श्री राम को काल्पनिक बताया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में संघ की समन्वय बैठक जारी है और ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं और ये अखिल भारतीय समन्वय की बैठक 3 दिनों तक चलेगी। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। कुलस्ते ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश में कांग्रेस का मॉडल चलता तो पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं होती। कुलस्ते ने ईडी की छापेमारी को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। कहा है कि जिन पर कार्रवाई हो रही है उनमें अधिकांश कांग्रेसी और उनके आसपास घूमने वाले लोग हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शासित प्रदेश भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं। इसका अगर मॉडल चल गया होता देश में तो कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती।
पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे गुजरात मॉडल की बात हम करते हैं देश में, ये कांग्रेस के लोगों को भी जाकर के सीखना चाहिए कि समाज में और देश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है। भाजपा शासित राज्य भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते और भाजपा के नेता इस बात से घबराए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही है, वहीं गुजरात मॉडल पूरी तरीक़े से फेल हो गया है, इसलिए इस प्रकार की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर गोबर खरी योजना की शुरुआत आगे बात करेंगे राजधानी रायपुर की। कल रायपुर में विसर्जन झांकियां निकलेंगी। रात 9 बजे से शारदा चौक से झांकियां निकाली जाएंगी। शारदा चौक में रात 8 बजे से नगर निगम द्वारा झांकियों को नंबर भी दिया जाएगा और जिला प्रशासन ने झांकियों का रूट भी तय कर दिया है। तो आपको बता दें कि कल भगवान गणेश को राजधानी रायपुर में सराया जाएगा, उसके लिए झांकियां निकाली जाएंगी। रायपुर में गणेश चतुर्थी पर सालों से ये परंपरा रही है कि अनंत चतुर्दशी के 2 दिन बाद यहाँ पर विसर्जन झांकियां निकाली जाती हैं और उसके लिए शहर का पूरा ट्रैफिक रूट जो होता है वो प्रभावित होता है। और ऐसे में झांकी के दिन किस तरह का ट्रैफिक रूट होगा, कब से झांकियां निकलेंगी, ये पूरी जानकारी न्यूज़ 18 पर आपको देंगे। हमारे साथ है ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर, इनसे ही जान लेते हैं। झांकियां निकल रही हैं, शहर में किसी तरह का ट्रैफिक दबाव ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए कौन सा रूट तय किया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कल 11 तारीख को शाम को 8 बजे से जो झांकियाँ निकलना है वो शारदा चौक से निकलना है और शारदा चौक में 8 बजे से जो नंबरिंग देने का कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा और 9 बजे से झांकियाँ निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और झांकियाँ निकलने का रूट रहेगा शारदा चौक से जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, कोतवाली, सदर बाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखे नगर से होते हुए महादेव घाट में झांकियाँ पहुँचेगी। और इसके लिए हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि जो जय स्तंभ तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए कुछ पॉइंट को हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। जैसे आज़ाद चौक आने वाले जो जय स्तंभ आना है, शास्त्री चौक से जिसको जय स्तंभ आना है, तेलंगानी नाका से या कोतवाली को, वो पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। उसमें सभी प्रकार के वाहन, चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया, वो सभी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा भारी वाहन जो रात को छूटते हैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो नो एंट्री का समय रहता है, उसको भी कल नो एंट्री पूरी तरीके से बंद रहेगा। और जो गाड़ियों के लिए डाइवर्शन पॉइंट भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग ITMS के माध्यम से भी लगातार निगरानी करेंगे और PA सिस्टम से भी लगातार अनाउंसमेंट करेंगे और लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा रूट बंद है, कौन सा डाइवर्शन किया गया है। पार्किंग में करके वहाँ पे कोतवाली के पास देख सकते हैं। इसके अलावा हिंद स्पोर्टिंग क्लब है लाखे नगर के पास है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आज़ाद चौक के पास वहाँ पे वाहन पार्क करके शारदा चौक तरफ आ सकते हैं। तो हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था भी की है। ITMS के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रखेंगे और जो झांकियों में किसी भी प्रकार का अग्नि शस्त्र हो गया, लाठी डंडा, वो सभी प्रकार का प्रतिबंधित रहेगा और पूरी तैयारी हमने कर ली है। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और रविवार शाम 8 बजे या कहें रात 8 बजे से झांकियां निकलनी शुरू होंगी। पूरे शहर का रूट जो है वो निर्धारित किया गया है। जय स्तंभ चौक जो कि शहर का हृदय स्थल है, वहां से झांकियां निकलेंगी और महादेव घाट पहुंचेंगी और वहां के विसर्जन कुंड में गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा। और इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं पुलिस ने कर रखी हैं और आपको भी इसमें सहयोग करना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो रूट यहाँ पर बताया गया है उस रूट को फॉलो करते हुए आप ट्रैफिक में चलें और झांकियां देखें। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद के गोंदला बाहरा मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। ग्रामीण पिछले 3 सालों से स्कूल परिसर में दीवार निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अब तक इसका निर्माण नहीं करवा पाई है, जबकि 2 लाख रुपए निर्माण के नाम से निकाले भी जा चुके हैं। परिसर में अब अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं छात्रों की माने तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल में जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में दीवार का निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। अभी अतिक्रमण कई सालों से होते, कई बार तोड़वा चुके हैं। अतिक्रमण तोड़वाए के बाद तुरंत अतिक्रमण फिर हो जाते। हम आहता 3 साल हो गए यहाँ आए, अभी तक नहीं बने हैं। हम आहता मांग चाहिए, आहता बनी तुरंत ताला खोल देवो। पैसा 18-19 को पास हुआ है, 2 लाख रुपए आहरण भी हो चुका है, पर अभी तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। राशि हर हो चुका है, फिर काम निर्माण नहीं हुआ है। ये गांव वाले उतने टाइम बोलते हैं कि साथ देंगे, फिर हट जाते हैं। जितना टाइम विवाद शुरू होता है तो गांव वाले घुस जाते हैं। हम तो बोले सर सब मार के चालू कर देंगे, कहकर ताला मत लगाई, हम सब मार के चालू करेंगे बोले।
और दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले की कई स्व सहायता समूह की महिलाएं बीते 1 साल से उचित मूल्य दुकान की आस लगाए बैठी हुई हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इतना ही नहीं, दुकान दिलाने के नाम पर उनसे खाद्य विभाग के किसी अधिकारी ने पैसे भी मांगे, लेकिन 1 साल बाद ना तो उन्हें उचित मूल्य की दुकान मिली है, ना ही उनके पैसे वापस किए गए। ऐसे में महिलाएं जनदर्शन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने पहुंची। कलेक्टर ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें 25 सेकंड में।